जब आपको वैक्सीन दिया जाता है ना, तो इस तरीके का ये स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन जनरेट होता है, ये देख रहे हैं ये सब स्पाइक प्रोटीन है। जैसे ही स्पाइक प्रोटीन जनरेट होता है ना, आपका बॉडी रिएक्ट करता है। आपका बॉडी जैसे रिएक्ट करता है ना, तो एंटीबॉडी जनरेट होता है आपके बॉडी में। ठीक है, वैक्सीन दिया गया, स्पाइक प्रोटीन आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो गया। जैसे ही स्पाइक प्रोटीन आपके बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, एंटीबॉडी जनरेट होता है। एंटीबॉडी जब जनरेट होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? टी सेल्स। टी सेल्स किस तरीके का होता है? तो इस तरीके का टी सेल्स होता है, ऐसा। ये ऐसा होता है इस तरीके से। तो ये टी शेप में दिख रहा है ना, ऐसा ये टी शेप में, हम उसको बोलते हैं टी सेल्स। तो यही एंटीबॉडी के कारण ही ये टी सेल्स का जनरेशन होता है, एंटीबॉडी के कारण। अब क्या है कि जो वायरस आता है वो वायरस इसी फॉर्म में आता है, ऐसा होता है, इसी इसी फॉर्म में वायरस आता है। क्योंकि आपको तो हार्मलेस वायरस दिया गया, और जो कोरोना वायरस होता है वो तो हार्मफुल वायरस होता है। तो आपको जो वायरस दिया गया तो प्रोटीन शेप में ही था ना, इस तरीके से। तभी तो यहाँ पे एंटीबॉडी आपके बॉडी में जनरेट हुआ और टी सेल्स का जनरेशन हुआ। अब क्या है कि आपके बॉडी में टी सेल्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है टी सेल्स। तो जैसे ही आपके बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करता है, तो ये जो टी सेल्स होता है ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पे इसको कवर कर लेता है, ऐसे कवर कर लेता है, और इस वायरस को आपके बॉडी में एंटर करने से रोक देता है, मतलब बॉडी में फैलने से रोक देता है। और यहाँ पे ये जो भी आप टी सेल्स इस तरीके से देख रहे हैं, ये पूरा बॉडी को, वायरस को इस तरीके से कवर कर लेता है और यहाँ पे इस वायरस को किल कर देता है। तो यही होता है, वैक्सीन मिलने से यही फायदा होता है कि आपके बॉडी में टी सेल्स का जनरेशन होता है। और ये टी सेल्स का जनरेशन कब होगा? जब हम वायरस लेंगे बॉडी में। तो जो आपको वैक्सीन में दिया जा रहा है वो भी वायरस ही दिया जा रहा है, और ये वायरस क्या कर रहा है? टी सेल्स का जनरेशन कर रहा है, एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है, उससे टी सेल्स का जनरेशन हो रहा है। और जब ये हार्मफुल वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, तो ये चारों तरफ से टी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है और इस वायरस को यहाँ से किल कर देता है। क्लियर हुआ? जो पूछ रहे थे कि सर टी सेल्स एक्सप्लेन करिए। सॉरी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग थ्रू आउट नोट्स करते हैं। इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फर्स्ट स्टेटमेंट इज शुगर केन, second statement is maize, and the third statement is wheat. Only 2 and 3, only 1 and 2, only 1 and 3, 1 2 and, बताइए आंसर। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 2 and 3 ऑल। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया है। अभी आप देख रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल इन सबका प्राइसेस कितना हाई हो चुका है। जो गैसोलाइन जिसको बोलते हैं गैसोलाइन, इस गैसोलाइन के लिए हम लोग कहाँ पे डिपेंडेंट है? तो हम लोग अपने कंट्री में डिपेंडेंट नहीं होकर हम लोग फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। हम लोग किसी और कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, वहां से हमें पेट्रोल्स डीजल्स ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो जब भी रेट फ्लक्चुएट्स होता है, कुछ हमारे कंट्री में भी रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, कुछ बाहर की कंट्री से रेट फ्लक्चुएट होने के कारण हमारे पास जो पेट्रोल्स डीजल्स ये सब जो आ रहे हैं, शुगर केन, व्हीट एंड मेज, मेज भी करेक्ट आंसर है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मोलासिस भी होता है, इसमें बगासिस भी होता है, इन सब से हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। आप जो बता रहे हैं वो सिर्फ मोलासिस वाला चीज बता रहे हैं, मोलासिस के बाद में ये बगासिस भी नया डिस्कवरी किया गया है कि मोलासिस और बगासिस सबसे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है रबानी, चलिए यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। गैसोलाइन, अब जितना भी आप गैसोलाइन देख रहे हैं, जो हम लोग जिस कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, धीरे धीरे प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, इससे कॉमन पब्लिक लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ठीक है,
तो इथेनॉल को हम लोग बहुत ही इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और पेट्रोल में एटलीस्ट अभी के लिए गवर्नमेंट ने 10% ब्लेंडिंग अलाउ किया है। जैसे अगर आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो पेट्रोल आपको सिर्फ 900 ml लेना है, और 100 ml आप यहाँ पे इथेनॉल का यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे जो हमारा डिपेंडेंसी है वो थोड़ा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसको हम लोग ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, तो शुगर केन के हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इथेनॉल बहुत इजी शुगर केन से प्रोड्यूस किया जा सकता है, मीज से प्रोड्यूस किया जाता है, वीट से प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो भी ऐसा प्रोडक्ट क्रॉप्स होता है ना जो ऊपर में इस तरीके से ग्रासेस के फॉर्म में निकलता है, तो उस ग्रासेस का यूज करके यहाँ से मोलासेस और बैगासेस बनाया जाता है, और उसी का हेल्प करके हम लोग इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। और इस इथेनॉल को हम लोग क्या करेंगे, अभी गवर्नमेंट अलाउ किया है कि आप 10% ब्लेंडिंग कर सकते हैं इन पेट्रोल। तो इस इथेनॉल को हम लोग 10% ब्लेंड कर सकते हैं किसमें, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि E10 की जगह E20 का हम लोग यूज करें। अभी आप पढ़ेंगे कि अभी तक तो E10 का अलाउड है, अब E20, बहुत सारे कंट्री E25 पे भी पहुंच चुके हैं। मतलब 25% ब्लेंडिंग अगर आपको इस तरीके से पेपर में लिखा हुआ दिखा आता है, तो इसका मतलब होता है ये इथेनॉल 10%, ये इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग इज अलाउड। यूरोपियन कंट्रीज में प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। अगर आपको इस तरीके से दिखा हुआ आता है E20, E10, E25, तो इसका मतलब यही होता है कि इथेनॉल 25% ब्लेंडिंग इज अलाउड। तो बहुत ऐसा कंट्री है जहां पे E25 और E30 का भी अलाउंस मिल चुका है। अब जब इस तरीके का कोई भी चीज मार्केट में आता है, तो बहुत ऐसे क्रिटिक्स बैठे होते हैं जो बहुत तरीके का क्रिटिक्स करते हैं कि इससे इंजन पे क्या होगा, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। और जो इंजन आपका, अगर आप कोई भी बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, या जहां भी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हो, तो उस इंजन पे इफेक्ट आता है। और उस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो इंजन आपका 10 ईयर्स के लिए है, वो इंजन आपका 6 to 7 ईयर्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का बहुत सारा क्रिटिक्स आया था और ये काफी न्यूज में भी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वायर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आगे आके इस सारे कंफ्यूजन को उन्होंने क्लियर किया। और उन्होंने क्या बताया कि जो भी मिक्सिंग से आप लोग का फियर है कि मिक्सिंग से हमारा जो इंजन होगा वो इफेक्टेड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से किसी भी तरीके का इंजन डैमेज नहीं होता है। ठीक है, इथेनॉल जो है, अब इथेनॉल से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट में नोट कर लेते हैं। तो इथेनॉल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज अ बायोफ्यूल। तो ये एकदम करेक्ट बात है कि ये बायोफ्यूल है, जिसको प्राइमरीली आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो प्राइमरीली आप उसको शुगर केन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और जब आप इथेनॉल का ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल के साथ, तो ये क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। ये हमारे लिए एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स है। ये हमारा जो इनिशिएटिव्स है ना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बायोफ्यूल से रिलेटेड, ये इको फ्रेंडली से रिलेटेड, जो मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल विद द पेट्रोल डज नॉट अफेक्ट द इंजन, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, अच्छा एक और इसमें पॉइंट आता है कि वंस आपने इथेनॉल को पेट्रोल के साथ अगर आपने ब्लेंड कर दिया है, तो क्या उसको आप सेपरेट कर सकते हैं? एक क्या सेपरेशन पॉसिबल है इथेनॉल का, अगर आपने पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया है, तो क्या उसका सेपरेशन पॉसिबल है? यस सर। नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वंस the ethanol is blended with the petrol, its separation is not possible। तभी तो हो रहा था कि गवर्नमेंट ने जब अलाउ किया कि इतना पेट्रोल को आप 10% को आप ब्लेंड कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज हुआ था, क्योंकि ये पता था कि वंस इट विल बी ब्लेंडेड तो इसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो है अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट का भी टारगेट है 10%। गवर्नमेंट अभी E20 पे फोकस कर रही है।
ठीक है, तो ये न्यूज में था और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप सिविल सर्विसेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इन 2016-17, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इथेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए अभी रबानी ने सही बताया था कि सर वहां पे ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, मिक्सिंग, मिक्सर को ब्लेंडर बोलते हैं ना, ब्लेंडर। तो रबानी ने सही बोला था, शुगर केन एंड व्हीट, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। बट उसके साथ अभी मोगैसिस और बगासिस और मोलासिस, ये दोनों अभी हमारे यहाँ यूज में आ चुका है। तो मेज इज ऑल्सो करेक्ट। मेज भी अगर आप देखते हैं ना, तो जो इस तरीके का जो मेज होता है, वो अगर आपने मेज को देखा हो तो इस तरीके का ऊपर में ग्रासेस ऐसे निकलता है। आपने देखा है मेज का कल्टीवेशन? यस सर। हाँ, तो इस तरीके कॉर्न का कॉर्न हाँ, Yes, कॉर्न sir. टाइप, Yes, यस। sir. तो ये बस कॉर्न टाइप, यस सर, राइट। यस, कॉर्न टाइप। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 3-4 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, बट इससे बहुत कुछ आपका क्लियर हो रहा है। तो आप लोग बुलेट पॉइंट में इन सब पोर्शंस को नोट करके चलिए। अब एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये किस स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, आसाम। असम। कुछ लोग बोल असम के यस अरुणाचल सर। आसाम सर, आसाम 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 सर, इट इज सॉरी। आसाम आसाम। इट इज इन डिब्रूगढ़। असम। यस। इट इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये असम। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ऐसा इस तरीके का नाम आता है तो लगता है ना कि उधर नॉर्थ ईस्ट का है। और नॉर्थ ईस्ट का जो भी नेशनल पार्क होता है ना, आपस में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असम में है। ठीक है, अच्छा, आपने ज्योग्राफी में कुछ कवर किया होगा ना, इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स जो कि अभी न्यूज में था, वो हम लोग कवर करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, इसको लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब स्वैम्प का मतलब क्या होता है, ये आप लोग मुझे समझाएंगे, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोगों ने कवर किया है ज्योग्राफी में? कल कर रहे हैं, कल परसों कर रहे हैं। कल परसों कवर करेंगे। मैप करवा रहे हैं अभी, जस्ट सर साउथ में पहुंचे अभी सर। ये नॉर्थ ईस्ट का शायद कल होगा। ओके ओके ओके, देन नो प्रॉब्लम। देखिए, जो भी फ्लडेड फॉरेस्ट होता है ना, जो भी फ्लडेड फॉरेस्ट, स्पेशली उनको हम लोग बोलते हैं स्वैम्प फॉरेस्ट। लेकिन वो फ्रेश वाटर होता है, जनरली वो फ्लडेड होता है ना, तो वो फ्रेश वाटर होता है। और ये जो फ्रेश वाटर, जो फ्लडेड फॉरेस्ट होता है ना, ये दोनों ही हो सकता है। ये आपका टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। तो ये सब जनरली कहाँ होता है? फ्लड कहाँ आएगा? क्या अपर पोर्शन पे आएगा या लोअर रीच पे आएगा? लोअर Lower, रीच lower. आता है। तो ये जो स्वैम्प फॉरेस्ट से रिलेटेड लोअर रीच आपको पता होना चाहिए, फ्लडेड एरिया आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है ना कि जनरली स्वैम्प फॉरेस्ट आर परमानेंट इन नेचर। तो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी भी होते हैं। जहाँ पे कभी टेम्परेरी वहां पे फ्लड आता है, वहां भी फॉरेस्ट का जनरेशन होता है, उसको भी हम लोग स्वैम्प फॉरेस्ट ही बोलते हैं। तो लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, इसको नोट किया? यस सर, यस सर। Yes, sir. एक इससे रिलेटेड एक और वेटलैंड न्यूज में था, उस वेटलैंड को भी आप लोग लिख लीजिए। पूछा जा सकता है कि ये वेटलैंड किस स्टेट में लाई करता है, या डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से रिलेटेड ही 1, 2, 3 स्टेटमेंट बना दे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले। इट इज सिचुएटेड इन असम, इट इज द लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मागुरी मोटापुंग वेटलैंड, ये भी इस रिजर्व का पार्ट है। मागुरी मोटापुंग वेटलैंड। अब ये वेटलैंड, अभी आपने पढ़ा था कि ये स्वैम्प फॉरेस्ट है,
स्वयं फॉरेस्ट क्या है, फ्लडेड एरिया है, तो जब फ्लडेड एरिया है तो वेटलैंड्स तो होगा ही। अब ये जो मावुरी मोटापुंग वेटलैंड जो है ये इसी का पार्ट है, ये जो स्वयं फॉरेस्ट जो है, जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये इसी का पार्ट है। तो मावुरी मोटापुंग वेटलैंड इज अ पार्ट ऑफ दिस डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यहीं पे। क्लियर है यहाँ तक सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रू स्टेटमेंट क्या रबानी, क्या ट्रू स्टेटमेंट है? Is sir जो आपने पहले कहा कि इट इज द लार्जेस्ट स्वयं फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, Okay. आपने कहा ये ट्रू है या फॉल्स? सर मैंने उसी का आंसर ओके किया था। ओके ठीक है, वेल डन। एक्सक्यूज मी सर, सर ये फ्रेश, सर ये जो आपने बताया ना सर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, सर ये फ्रेश वाटर है यहाँ सर, ये कोल्ड वाटर है? ये फ्रेश वाटर है। ओके सर। तो ये सीजनल भी होता है और परमानेंट भी होता है। क्वेश्चन हमेशा इसी सब चीजों में फंसाया जाता है कि आपको दे देगा परमानेंट। अब आप सोचोगे कि सर फ्लड क्या था, टेम्परेरी था, परमानेंट था, क्या था? तो ये दोनों ही होता है। इस तरीके का जो चीज होता है ना, इसको नोट डाउन आपको करते चलिए। चलिए ओके, ठीक है। आज हम लोग क्लास तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेट हुआ है क्योंकि हम लोगों को पहले डिस्कस करना था कि हम लोग क्लास में क्या क्या कवर करेंगे। तो कल से हम लोगों का जो टारगेट रहेगा ना, वो टारगेट ये रहेगा कि जैसे 40 क्लासेस के आसपास मैं करंट अफेयर्स का क्लास लूंगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं 40 क्लासेस को भी इंक्रीज कर दूंगा। मुझे अगर लगेगा कि अभी और भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी हल्ला नहीं करेगा कि सर क्लासेस को जल्दी ऑफ करना है। जिसको चाहिए होगा कि सर क्लासेस को जल्दी ऑफ करें, तो भाई उनके लिए क्लासेस ओवर हो चुका होगा, क्योंकि मैं जो भी कराऊंगा इसके बाद वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कराऊंगा। तो जिनको चाहिए होगा कि सर क्लासेस ओवर कर दीजिए, तो वो क्लासेस को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में क्वालिफाई करना होता है, तो उनके लिए मैं क्लासेस को रन करता रहूंगा जब तक मैं अपना पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी ऐसी चलेगी 40-45 क्लासेस में। मैं यहाँ पे टारगेट बंद कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को खत्म करूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, डेली मैं 5 to 6 MCQ मिनिमम, मैक्सिमम मैं 10 तक कोशिश करूंगा कि इस तरीके का MCQ कवर कराऊं। एक MCQ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होता है। एक MCQ का जो इस तरीके से कर रहे हैं, इससे 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होता है। ऐसा अगर हम 40 क्लासेस में अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम 300 MCQ भी कवर करते हैं, तो नियर अबाउट 1000 MCQ आपका यहाँ से कवर होता है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरीके से पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में क्लास आपका लेट से स्टार्ट हुआ था, तो कल से क्या टारगेट रहेगा कि पहला 30 to 35 मिनट्स हम लोग ये MCQ कवर कर ले, और आखिरी का जो 25 मिनट्स के आसपास का जो पोर्शन होगा वहाँ पे हम लोग फटाफट जो आपको नोट्स है उस नोट्स को मैं आपको फटाफट करंट अफेयर्स के फॉर्म में समझाते चलूँ। तो यहाँ से आप लोग एक एक पॉइंट, यहाँ भी बहुत डिटेल में मैंने हर चीज का एनालिसिस किया है, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है, समझाया है। करंट अफेयर्स को मैंने एक लाइन में खत्म नहीं किया है, वन लाइनर कहीं भी करंट अफेयर्स नहीं है। जैसे यहाँ पे नेशनल फोक डांस फेस्टिवल बिगिंस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये वन लाइनर MCQ नहीं है। यहाँ पे इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे बताया कि किस थिएटर में ऑर्गेनाइज हुआ था, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि पहले 30-35 मिनट्स में हम लोग MCQ को कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 से 6 MCQ, मैक्सिमम 10 तक जाएंगे, मिनिमम 5 से 6 तो करेंगे ही। और उसके बाद हम लोग इस तरीके से पर मंथ का करंट अफेयर्स क्लियर करते चले जाएंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या किसी को कोई डाउट? No doubt. Thank you, sir. Thank you. Sir, No doubt, sir. Thank you, sir. I think this is the best way, sir, to remember these things. hello sir. हाँ बोलिए। सर जो आप करंट अफेयर्स और लास्ट में डिस्कस करेंगे सर, अगर आप उसकी PDF हमें पहले से हम भी थोड़ा सा सर उसको पढ़ लेंगे तो फिर हम इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको PDF आपको आज ही सेंड कर दूंगा। जो सर डिस्कस करेंगे ना जो क्लास में, वही हम हमें भी थोड़ा सा रह जाएगा, हम भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको Yes, sir. पहले हम करंट उनको फिर अफेयर्स, अंडरलाइन करेंगे। Yes, sir. ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर्स पहले ही सेंड कर दूंगा। आप लोग पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से पढ़िए, मैं Okay, आपको हर तरीके से पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सर फिर हमें इजी हो जाता है ना अंडरस्टैंड करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये किसका सजेशन था? थैंक यू सर। इरफान सर। Irfan, sir. Irfan. ओके,
Jagtar Singh, thanks sir. After your joining, our preparation is on right track. Okay, thank you, Jagtar Singh. Sir, actually, sir, after your joining, we are highly motivated, sir. अच्छा, okay. Thank you. सर ऐसे सर Yes, sir. सर ऐसे हमें सुस्ती पड़ गई थी, सर हमें सर ऐसे परेशान थे, कभी कोई क्लास नहीं हो रही, कभी कोई नहीं हो रही, ऐसे थोड़ा परेशान थे सर, बट अब सर ठीक। अरे परेशान नहीं हुई, सब कुछ होगा। फर्स्ट डे जब मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तो उसमें मैंने बताया था ना कि मैं खुद ही गारंटी लेता हूँ कि सब कुछ आपका कवर किया जाएगा, तो सब कुछ कवर कराया जाएगा। Don't worry. ठीक है, मैं आ गया हूँ, अभी आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, तो डोंट वरी फॉर दिस। आपका अभी करंट अफेयर्स का क्लास और ये पॉलिटी का क्लास अभी रेगुलर चलेगा, यही टाइम है। हाँ, आज क्लास है आपकी 8:10 से, अभी आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you.